Hello everyone, welcome to Unix Spark Academy. Today we are going to discuss most asked electrical objective question with their explanation जो कि कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड है। दोस्तों एट द एंड मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो यूनिक्स स्पार्क एकेडमी को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन को प्रेस करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। तो दोस्तों ऑलरेडी फर्स्ट 10 क्वेश्चन हम पार्ट 4 के अंदर पढ़ चुके हैं। आगे के 10 क्वेश्चन अभी पार्ट 5 के अंदर हम देखने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11, a linear time invariant system has an impulse response e raised to 2t for t is greater than 0. If initial condition are 0 and input is e raised to 3t, the output for t is greater than 0 is option A e raised to 3t minus e raised to 2t, B e raised to 2t minus e raised to 3t, C e raised to 2t plus e raised to 3t, D e raised to 5t. Generally, as we know that transfer function is defined as it is a Laplace transform of output to Laplace transform of input that times all initial condition are assumed to be 0. So आउटपुट को यहाँ पे हम लोगों ने डिनोट किया है y ऑफ s से और इनपुट को डिनोट किया x ऑफ s से। और जैसे कि पिछले स्लाइड में हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी इम्पल्स रिस्पॉन्स का अगर आप लैप्लास लेंगे तो आपको ट्रांसफर फंक्शन मिलता है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू 2t मीन्स आपका ट्रांसफर फंक्शन है, मीन्स h ऑफ s, और वो आता है आपका ट्रांसफर फंक्शन 1 डिवाइड बाय s माइनस। यहाँ पे आपको दिया हुआ है इनपुट इज e रेज टू 3t मीन्स x ऑफ t इज इक्वल टू e रेज टू 3t, ये आपका इनपुट है। टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड मीन्स x ऑफ s इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय s माइनस 3। तो आपके पास x ऑफ s है और आपके पास h ऑफ s भी है और आपको कैलकुलेट करना है y ऑफ s। सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला h ऑफ s इज इक्वल टू y ऑफ s डिवाइड बाय x ऑफ s, आप y ऑफ s को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो y ऑफ s इज इक्वल टू h ऑफ s into x of s. h of s means 1 divided by s minus 2 into x of s means 1 divided by s minus 3. Then y of s is equal to, आप सेम इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय s माइनस 3 माइनस 1 डिवाइड बाय s माइनस 2। अगर दोनों का आप एलसीएम लेंगे और देखेंगे तो आपको बस यही मिलने वाला है y ऑफ s। हियर टेकिंग इनवर्स लैप्लास ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का इनवर्स लैप्लास लेंगे, दैट टाइम्स y ऑफ t इज इक्वल टू e रेज टू 3t माइनस e रेज टू 2t। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, that is e raised to 3t minus e raised to 2t. Option A is correct. Question number 12, slope of asymptotes in a Bode plot of second order system is dash per octave. Option A 3 dB, B 6 dB, C 12 dB, D 18 dB. Generally in Bode plot for nth order system, अगर आपको slope of asymptote निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला है n into 20 dB per decade. Means that n into 6 dB per octave. फिलहाल यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए आपको स्लोप ऑफ असिम्पटोट निकालना है, मीन्स हियर n is equal to 2. So put n is equal to 2 here. So 2 into 6, that is a 12 dB per octave. This is your final answer, 12 dB per octave. So option C is correct here. Question number 13, a second order control system has a transfer function 16 divided by s square plus 4s plus 16. Find the settling time for 2% tolerance. Option A 4 second, B 2 second, C 6 second and D 10 second. First of all, here 16 divided by s square plus 4s plus 16, this is your given transfer function. Compare this given transfer function with second order
स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। मतलब जो गिवन ट्रांसफर फंक्शन है उसको स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन के साथ आपको कंपेयर करना है और ओमेगा एन को एंड जीटा को फाइंड आउट करना है, जो कि यहाँ पे होता है 4 रेडियन पर सेकेंड। ये आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और डैम्पिंग रेशियो आपका बनता है 0.5। फिलहाल यहाँ पे पूछा आप लोगों को 2% टॉलरेंस के बारे में। फॉर 2% टॉलरेंस आपका सेटलिंग टाइम का फॉर्मूला है 4 डिवाइड बाय जीटा ओमेगा एन। So put all necessary values here and then calculate settling times. Here zeta is equal to 0.5 into omega n is equal to 4. So final आपका आंसर बनेगा 2 सेकेंड। अगर इंस्टेड ऑफ दिस 2% टॉलरेंस अगर 5% टॉलरेंस के बारे में आपको बोला जाता, दैट टाइम्स फॉर्मूला है सेटलिंग टाइम्स इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय जीटा ओमेगा एन। That times put all necessary values here and then calculate settling time. फिलहाल तो 2% टॉलरेंस में आपको सेटलिंग टाइम कैलकुलेट करने के लिए बोला है। सो आपका जो भी आंसर है आएगा 2 सेकेंड। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 14, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम इज गिवन बाय s s plus 4 s square plus 2s plus 1 plus k s plus 1 is equal to 0. Find the angle between the asymptotes. Option A 60 degree, B 120 degree, C 180 degree, D 360 degree. Here this is the given characteristic equation s plus 4 s square plus 2s plus 1 plus k s plus 1 is equal to 0. इसको आपको सबसे पहले 1 plus g of s into h of s के फॉर्म में लिखना है। 1 plus g of s into h of s is equal to 0 के फॉर्म में, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है 1 plus g of s into h of s is equal to 0. So from this equation and this equation आपका g of s into h of s बनेगा k in bracket s plus 1 divided by s plus 4 and another bracket s square plus 2s plus 1, जिससे आप एंगल ऑफ असिम्पटोट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि कितने नंबर ऑफ पोल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे 4 नंबर ऑफ पोल्स प्रेजेंट है। फर्स्ट वन ये, सेकंड ये और इसके 2, मतलब टोटल 4 पोल्स प्रेजेंट है, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है। और कितने जीरो प्रेजेंट है, तो एक जीरो प्रेजेंट है, ये वाला h इज इक्वल टू -1। तो जीरोस कितने हैं, 1 जीरोस। नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स माइनस नंबर ऑफ ओपन लूप जीरो आएगी आपकी 3। देन एंगल ऑफ असिम्पटोट्स आपका बनेगा फॉर्मूला 2 पाई डिवाइड बाय p माइनस z। सो पाई मीन्स 180 डिग्री, पुट दिस वैल्यू हियर एंड 2 into 180 डिग्री मीन्स 360 divided by p minus z means 3 is equal to 120 degree. So option B is correct here. That is the 120 degree. Question number 15. A control system has open loop transfer function जो is equal to k divided by s plus 4 s plus 6. Breakaway point is lies between option A 0 and 4, B 0 and -4, C -4 and -6, D any of the above. गिवन न्यूमेरिकल के अंदर आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है जो s इज इक्वल टू k डिवाइड बाय s प्लस 4 s प्लस 6. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ पोल जीरो पैटर्न ऑफ गिवन ट्रांसफर फंक्शंस. अगर पोल जीरो पैटर्न अगर ड्रॉ करना है तो आप इस तरीके से इसको ड्रॉ करें. s इज इक्वल टू 0, s is equal to -4 and here s is equal to -6. ये आपके पोल्स s is equal to 0, s is equal to -4 and s is equal to -6. लोकस, ये आपका रूट लोकस का पार्ट, दिस वन एंड दिस वन, इट इज अ पार्ट ऑफ रूट लोकस. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? मान लो ये जो सेक्शन है 0 से लेके -4 तक और -6 से लेके आगे तक, इसके बीच में अगर आप कहीं पे भी
कोई भी पॉइंट को कंसिडर करेंगे तो उस पॉइंट के राइट हैंड साइड में जितने भी ओपन लूप पोल्स है और ओपन लूप जीरो है, अगर वो ऑड नंबर में आता है दोनों का समेशन, इसका मतलब इट इज द पार्ट ऑफ लूप। मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है दोनों सेक्शन के बीच, और इसके राइट हैंड साइड में कितने पोल्स है, एक ही पोल्स है और जीरो एक भी नहीं है, इसका मतलब टोटल ओपन लूप पोल्स और जीरो का समेशन यहाँ पे 1 आता है और ये ऑड नंबर है, इसका मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ लूप नंबर्स। अगर यहाँ की बात करेंगे -4 से लेके -6 तक, अगर कहीं पे भी आपने एक पॉइंट ले लिया, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट लिया या फिर यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, तो इस पॉइंट के राइट हैंड साइड में दो नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स है, एक तो जीरो है और दूसरा -2 है, और एक भी ओपन लूप जीरो नहीं है, मतलब दो ओपन लूप पोल्स है और एक भी ओपन लूप जीरो नहीं है। इसका मतलब इस पॉइंट के राइट हैंड साइड में जितने भी ओपन लूप पोल्स है और ओपन लूप जीरो है, दोनों का समेशन 2 आता है, जो कि इवन नंबर है। सो इट इज नॉट पार्ट ऑफ लूप नंबर्स। अगर वो ऑड नंबर में होता तो इट इज अ पार्ट ऑफ लूप नंबर्स, लेकिन फिलहाल तो यहाँ पे ये इवन नंबर में, इसका मतलब इट इज नॉट पार्ट ऑफ लूप नंबर्स। अगर यहाँ की बात करेंगे, मान लो कहीं पे अब आपने एक पॉइंट को कंसिडर किया, यहाँ पे एक पॉइंट को कंसिडर किया और इसके राइट हैंड साइड में आपके 3 पोल्स प्रेजेंट है, जीरो है, -4 है और -6 है, और एक भी जीरोज नहीं है। इसका मतलब इस पॉइंट के राइट हैंड साइड में आपके 3 ओपन लूप पोल्स और जीरोज प्रेजेंट है, जिसका समेशन 3 आता है, जो कि ऑड नंबर है। इसका मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ लूप्स। और जहां तक बात है ब्रेकअवे पॉइंट, तो ब्रेकअवे पॉइंट के टाइम आपको याद रखना है, अगर दो पोल्स किसी भी रियल एक्सिस के ऊपर आते हैं और इन बिटवीन दिस 2 पोल्स जो भी सेक्शन है वो रूट लोकस है, दैट टाइम्स डेफिनेटली वहां पे ब्रेकअवे पॉइंट आता है। तो यहाँ पे पूछा गया है अ कंट्रोल सिस्टम हैज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जो आप इज इक्वल टू k डिवाइड बाय s प्लस 4 s प्लस 6, breakaway point is lies between, so definitely it is lies between 0 and -1, so option B is correct। so आप लोगों को याद रखना है, whenever there are two adjacently placed pole like 0 and -4 placed on the real axis and with the section of the real axis between them is a part of root locus, so that times there exist a breakaway point between the two adjacently placed poles. So option B is correct here, that 0 and -4. Question number 16, find the angle of asymptotes of the open loop transfer function g of s is equal to k s plus 1 divided by s plus 2 s plus 4. Option A 90 degree 180 degree, B 90 degree 270 degree, C 60 degree 240 degree, D 0 डिग्री 180 डिग्री। यहाँ पे एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आप लोगों को दिया है, g ऑफ s इज इक्वल टू k इन ब्रैकेट s प्लस 1 डिवाइड बाय s प्लस 2 अनदर ब्रैकेट s प्लस 4। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स एंड नंबर ऑफ ओपन लूप जीरो। तो कितने जीरो यहाँ पे, तो टोटल 1 जीरो यहाँ पे, h इज इक्वल टू माइनस, ये आपका जीरो। नंबर ऑफ पोल्स है यहाँ पे 3, फर्स्ट h इज इक्वल टू 0, सेकेंड वन h इज इक्वल टू -2 एंड थर्ड वन इज h इज इक्वल टू -2। तो आपने पोल्स और जीरो को फाइंड आउट किया। एंगल ऑफ असिम्पटोट्स का फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। एंगल ऑफ असिम्पटोट्स जनरेटेड बाय थीटा इज इक्वल टू इन ब्रैकेट QQ प्लस 1 into 180 divided by P minus Z. P is the number of open loop poles and Z is the number of open loop zero, and here Q is equal to 0, 1, 2 and dash. So first of all find theta 1. That times put Q is equal to 0. तो आएगा आपका 180 डिवाइड बाय P minus Z means 3 minus 1
2 is equal to 90 degree. Next, put Q is equal to 1 and then find theta 2. So theta 2 is equal to 2 into 1, 2 plus 1, 3 into 180 degree divided by P minus Z means 2 is equal to 270 degree. So option B, 90 degree and 270 degree is correct option. So option B is correct. Question number 17, find the relations of damped natural frequency omega d, omega n under root 1 minus 2 zeta square, omega n under root 1 minus 4 zeta square, omega n under root 1 minus 1 divided by zeta square, and omega n under root 1 minus zeta square. Generally, damped natural frequency denoted by omega d is equal to omega n into under root 1 minus zeta square. Zeta means damping ratio. It's a damping ratio. And omega is a natural frequency. तो ये फार्मूला आपको याद रखना है. एग्जाम में कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं. डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी इज इक्वल टू ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. Question number 18, find the bandwidth of the system when rise time of the system is given as 1 millisecond, 750 Hz, 500 Hz, 350 Hz, 1 kilohertz. Generally, this is the relation between the bandwidth and rise time. Bandwidth is equal to 0.35 divided by rise time. And here, rise time is equal to 1 millisecond. 1 millisecond means 1 into 10 raised to minus 3. Put this value here and then calculate bandwidth. So bandwidth is equal to 350 Hz. Option C is correct. That is a 350 Hz. Question number 19. The initial slope of Bode plot for transfer function having no poles at the origin is minus 10 dB per decade, plus 10 dB per decade, minus 20 dB per decade, 0 dB per decade. Generally, in Bode plot, if transfer function having a n poles at origin, that times initial slope will be minus 20 n dB per decade. इसका मतलब अगर बोडे प्लॉट में ट्रांसफर फंक्शन में n नंबर ऑफ पोल्स है, दैट टाइम्स आपका जो भी इनिशियल स्लोप आएगा वो आएगा माइनस 20 n dB पर डेकेड. फिलहाल यहाँ पे दिया हुआ है कि नो पोल्स एट द ओरिजिन. ओरिजिन पे एक भी पोल नहीं है, मतलब n इज इक्वल टू 0. इसका मतलब माइनस 20 इंटू 0 dB पर डेकेड आपका इनिशियल स्लोप आएगा, मीन्स 0 dB per decade. So option D is correct. That is the 0 dB per decade. Option D is correct. Number 20. In a polar plot, if the critical point minus 1 plus J0 is enclosed, then the system is A. stable, B. unstable, C. marginally stable, D. critically stable. पोलर प्लॉट की स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए तीन अलग अलग केजेस है. केस नंबर 1, this is your imaginary axis, this is the real axis, and this is the unit circle having critical point minus 1 plus J0. और ये आपका पोलर प्लॉट है. मीन दिस पोलर प्लॉट इनक्लोज दिस क्रिटिकल पॉइंट minus 1 plus J0. At times the given system is unstable. मतलब आपका पोलर प्लॉट अगर आपके क्रिटिकल पॉइंट को इंक्लोज कर रहा है, सो ऐसे सिचुएशन में आपकी सिस्टम अनस्टेबल होती है. सो एट दैट टाइम्स बोथ गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन बोथ आर नेगेटिव. केस नंबर 2, this is the imaginary axis, this is the real axis, and this is the unit circle having a critical point here minus 1 plus J0. और अगर आपका पोलर प्लॉट इस तरीके से क्रिटिकल पॉइंट को इंक्लोज नहीं कर रहा है, दिस पोलर प्लॉट नॉट इंक्लोज दिस क्रिटिकल पॉइंट minus 1 plus J0, hence the given system is stable.
एट दैट टाइम्स जो भी आपकी सिस्टम है वो स्टेबल होती है। और ऐसे सिचुएशन में बोथ गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन बोथ आर पॉजिटिव। केस नंबर 3, this is the imaginary axis, this is the real axis, and ये आपका यूनिट सर्कल है having a critical point here -1 plus j0. Suppose your polar plot passes through this critical point -1 plus j0 means that the given system is critically stable. इसका मतलब जो भी आपकी गिवन सिस्टम है वो क्रिटिकली स्टेबल है। और ऐसे सिचुएशन में बोथ गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन बोथ आर जीरो। एट दैट टाइम दोनों गेन मार्जिन और फेज मार्जिन जीरो होती है। फिलहाल यहाँ पे पूछा गया है इन अ पोलर प्लॉट इफ द क्रिटिकल पॉइंट -1 plus j0 इज इनक्लोज देन द सिस्टम इज। अगर आपका पोलर प्लॉट ये -1 plus j0 आपके क्रिटिकल पॉइंट को इनक्लोज कर रहा है, इसका मतलब आपकी गिवन सिस्टम क्या होनी चाहिए? सो ऑप्शन बी, दैट इज अनस्टेबल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो दोस्तों होपफुली मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो यूनिक स्पार्क एकेडमी को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि मेरे आगे के आने वाले वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके।